हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इस चैप्टर से पहले आप लोग 4th और 5th चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़कर आएँ, तभी ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट्स 4th और 5th चैप्टर के हैं। 4th और 5th चैप्टर कौन सा? एक तो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म 4th चैप्टर, और 5th चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से इसका कुछ लेना देना नहीं है वैसे, बट क्योंकि मैग्नेटिज्म और मैटर मूविंग चार्जेस से रिलेटेड है, तो मैं ये तुम्हें बोलूँगा कि पहले आप वो 2 चैप्टर्स पढ़ो, फिर इस वीडियो को देखने आओ, तब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। और हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 6 फॉर क्लास 12th। तो चलिए आज का चैप्टर करते हैं स्टार्ट बिना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, इस चैप्टर में आप फैराडे के बारे में बहुत सारी बातें करोगे कि फैराडे ने कुछ लॉज दिए थे, वो क्या थे। उसके बाद ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट सामने आया। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ लीजिए होती क्या है। आज हम जो समझेंगे वो समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है क्या, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आज हम जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस प्रिंसिपल पे बात करता है, फैराडेज लॉ पे बात करता है। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज़ होती है? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फ्लक्स से ही आप फैराडेज लॉ समझ पाओगे। आगे आने वाले टॉपिक हैं जो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, और लेंस लॉ, एडीज करंट, ये सारे आप मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के बाद ही समझ पाओगे। तो आज का लेक्चर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो चलिए समझते हैं पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने क्या बोला? देखो, फैराडे ने कहा कि अगर हम किसी कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दे, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें। मतलब कोई कंडक्टर है, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये इसमें करंट भाग रहा है ऐसे। मैं इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम ज़्यादा करता रहूँ। कैसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ? बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, एक मैग्नेट होपफुली मान लो, या यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ इसका नॉर्थ पोल है, यही मिलकर इसका साउथ पोल आया। तो क्या करता हूँ, जब भी मैं मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेकर जाऊँगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके पास बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अगर मैं इस मैग्नेट को इस कंडक्टर से दूर लेकर जाऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। यानी कि मैं अपने हिसाब से इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ ना। ये रहा कंडक्टर, ये रहा मैग्नेट, ये रहा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर ले लो यार, एक ये रहा कंडक्टर, ये रहा मैग्नेट के पास होगी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जैसे ही पास आया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगे, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। समझ रहे हो ना? ये क्या है? एक मैग्नेट है। ये क्या है? एक कंडक्टर है। मैग्नेट को कंडक्टर के पास लेकर आओ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी कंडक्टर के आसपास की, है ना, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। दूर लेकर गया तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। पास लेकर आया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी कम, बढ़ी ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, ज़्यादा कम, ऐसे होती रहेगी। तो ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आई। ये क्या आई? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फैराडे बोलता है कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जब आप किसी कंडक्टर के पास करोगे तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा। कौन? अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होगी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इस प्रोसेस को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की कहाँ से बात आई वो भी समझेंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम? डेफिनेशन भी ज़रूरी है, पेपर में पूछ ली जाती है, बट इतनी सिंपल है कि कम ही पूछते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं कि जब फिनोमिना, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर दें कॉइल के अंदर,
कॉयल क्लोज्ड कॉयल होना चाहिए, फैराडेज लॉ में आगे पढ़ेंगे हम। बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के हिसाब से कम हो रही हो, पास आई तो ज़्यादा, फिर कम, कम ज़्यादा, कुछ भी हो सकती है, कम ज़्यादा। ऐसा नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है तो करंट ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हुई है तो करंट कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमें आगे फैराडेज लॉ में सीखने वाले हैं। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो सर करंट बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अभी आप सिर्फ समझो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या काम आया उसको समझते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का, उसमें आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। देखो ये चैप्टर और वो चैप्टर कुछ कुछ मिलता जुलता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हुई थी, उसको हम फाई से डिनोट करते थे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था तो उसको फाई ई लिखते थे। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जनरेट हो रहा था। आज हम बात करने वाले हैं फाई बी की, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई मतलब फ्लक्स और बी मतलब मैग्नेटिक। बी से मैग्नेटिक फील्ड डिनोट होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं ऐसे एरो दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई बी। फाई बी क्या होता है, तो पहले मुझे बताइए फाई ई क्या होता था। कैसे बताएंगे सर, बता नहीं सकते, कोई बात नहीं। तो फाई ई क्या होता था, फाई ई होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉयल या कंडक्टर, थ्रू अ कॉयल या कंडक्टर। एक कॉयल के थ्रू से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती थी। ऐसे ही सेम मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ कॉयल। एक कॉयल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताना, कोई भी मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ऐसे 10वीं क्लास से पढ़ते आए हो, समझ रहे हो ना। मैग्नेट के आसपास क्या पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, सही है ना। कैसे बनती है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है, इनसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है। याद है ये, कुछ नहीं याद सर, सब भूल गए। क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होती है, ऐसे निकलती है और यहाँ से आती है, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, सही है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गैप कम कम है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जैसे जैसे गैप बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड कम है। समझ में आई बात। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कंडक्टर के अंदर से जा रही हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया। अब इसकी क्या जरूरत पड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वो देखिए। देखो क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मान लो मेरे पास ये कॉइल है, मेरे पास ये एक कॉइल है और यहाँ ये एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ये एक बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, समझ रहे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही, मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं मैं। ये कॉइल है, तो बताइए इसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अभी आप देखोगे 1 2 3 जा रही हैं, 3 जा रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ 3। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ, 3 हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं क्या करता हूँ, ये कॉइल का एरिया मान लो A है, कॉइल का जो एरिया है वो A है, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, एरिया को बढ़ाया, इसको A डैश कर दिया। A डैश मतलब कि ये एरिया बढ़कर अब इतना हो गया, देखो ऐसे बढ़ गया एरिया बढ़ा दिया। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट है। एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बढ़ गई। कितनी हुई, पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 5। अब कितनी हो गई, 5 हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स था जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हुआ। देखो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखी है, एरिया बढ़ा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ी है। अब मैं क्या करता हूँ, एरिया को कांस्टेंट रखता हूँ, मान लो एरिया को रखो कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो,
तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा? बिल्कुल। देखो एरिया को रखा कांस्टेंट, एरिया तो यही रहा है ना, एरिया तो यही वाला है ना, एरिया नहीं मैंने बढ़ाया, एरिया ए का ए रखा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो गई होंगी, ये तो होता था ना मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो बोल रहा हूँ 4th 5th चैप्टर पढ़ के उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करी, चैप्टर नंबर 4th के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, सही है। तो जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो कॉइल के अंदर से ज़्यादा पास करेंगी, ज़्यादा पास करेंगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो देखो अब मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया, 1 2 3 4 5 6। मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं किसी भी कॉइल या कंडक्टर के अंदर से। तो यानी कि मैं अभी भी बोल सकता हूं दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई मैग्नेटिक फील्ड के। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया के, मैग्नेटिक फ्लक्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया के। इतनी बात समझ में आई? पक्का? ठीक है जी। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला बना जिसको हमने बोला बी डॉट ए। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ए मतलब ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन लेनी है, इसकी डायरेक्शन लेनी है। कैसे लेनी है? हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, बी ए cos theta, where theta is the angle between magnetic field and area vector, magnetic field and area vector। जैसे देखो अब आपने ये थीटा, आपने एरिया या मैग्नेटिक फील्ड वही लेनी है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो ना। जैसे देखो समझो, मैं बोलता हूं कि ये रहा आपका एक कॉइल, क्लोज्ड कॉइल, इसका एरिया है ए, सही है। एरिया किस साइड होता है? समझो एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? एरिया होता है कि जैसे ये एक एरिया है ना, इसका एरिया वेक्टर या तो इधर को निकलेगा या इधर को, इसके परपेंडिकुलर इधर को निकलेगा। आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो लेनी है जो मैग्नेटिक फील्ड वाली हो, याद रखना। देखो इस प्लेन का एरिया या तो इस एरिया वेक्टर ले सकता हूँ या इसके परपेंडिकुलर इधर ले सकता हूँ। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इधर को जा रही, मैग्नेटिक फील्ड इधर से उधर को जा रही है ऐसे, तो एरिया वेक्टर इधर वाला लोगे तो एरिया की डायरेक्शन भी ये वाली लोगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती तो एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर वाली लेते। समझे? नहीं समझे? तो हम बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को? बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। देखो ये होगा कैसे, मैं मान लेता हूँ ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है ये ऐसे ऐसे है, ये एरिया वेक्टर ऐसा है, ऐसा ऐसे पड़ा परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? ऐसे है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई वो यहाँ से ऐसे निकली टेढ़ी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं और इधर से ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं जा रही, इससे हो सकती थी ऐसे भी जाए, बट ये ऐसे पड़ा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आई और इसके आर पार ऐसे टेढ़ी निकल गई, समझे हो ना? समझ रहे हो ना? ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे आई? मान लो ये एरिया वेक्टर तो है इधर को बिल्कुल सीधा ऐसे परपेंडिकुलर, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई वो आई ऐसे ऐसे निकल गई, ये आई मैग्नेटिक फील्ड। दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों पैरेलल नहीं है, तो दोनों के बीच में एंगल बना थीटा, दोनों के बीच में एंगल बना थीटा, सही है ना? दोनों बीच में क्या एंगल बना? थीटा। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वो लेनी है, आपने मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वो लेनी है जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। देखो क्या हो रहा है, एरिया वेक्टर तो रहा ये ऐसे, ये रहा एरिया वेक्टर ना, इधर को एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे निकलकर इधर को ऐसे चली गई, ऐसे टेढ़ी, इधर को देखो, ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर, इधर को मैग्नेटिक फील्ड निकल गई ऐसे, इधर से आई और ऐसे ऐसे निकल गई, एरिया वेक्टर इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को ऐसे निकल गई, बाहर से आती हुई इधर को निकल गई। तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये वाली नहीं लेनी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वाली ही लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गई, देखो गई तो इसके थ्रू ही, बट गई ऐसे, बट आपने ये वाली नहीं लेनी, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन वाली ही लेनी है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन वाली ही लेनी है। तो देखो अगर ये बी है और ये एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा था, अगर ये बी है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ,
दो डायरेक्शन बनेंगे ना, निकल गई ऐसे, तो एक वेक्टर ये इसको बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, और ये हुई बी, समझे ना। तो आपने हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर वाली ही लेनी है। तो आप बी डॉट ए करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लोगे एरिया वेक्टर वाली, जो बी कॉस थीटा और ए। यहां से भी ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है, या नॉर्मली याद रखो बी डॉट ए, हो सकता है दोनों के बीच का थीटा जीरो हो सकता है दोनों के बीच का थीटा जीरो, मतलब क्या हो, देखो इधर से आई, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही निकल गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये, दोनों के बीच का थीटा जीरो है, पैरेलल है ना दोनों, तो थीटा जीरो यानी cos 0 1, तो थीटा की वैल्यू मैटर ही नहीं करेगी। बट अगर दोनों के बीच में कोई एंगल है तो आपने ये उसी की डायरेक्शन वाला लेना है मैग्नेटिक फील्ड जिधर एरिया वेक्टर होगा, पक्की बात। तो ऐसे आप किसी की भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो, किसी का भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हो। अब बात आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स की क्यों जरूरत थी, देखो क्योंकि हमें बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हो। आगे फैराडे बोलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ो, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ भी चेंज हो सकता है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो सकती है, एरिया भी चेंज हो सकता है, थीटा भी चेंज हो सकता है। ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट, और उससे फैराडेज के लॉ सीखेंगे। तो होपफुली आपको आज मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको डिटेल में पढ़ें, नोट से या बुक से पढ़ें। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।